हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, महाजनपद काल खत्म हो चुका है और मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में हमने बिंबिसार को लेकर के बात करी थी। ठीक है, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखिए बात कर रहे थे हम हर्यक वंश की। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? हर्यक वंश में। और मैंने एक शासक इसमें करा दिया था हर्यक वंश में। उस शासक के विषय में मैंने बताया भी था कि हर्यक वंश के अंतर्गत जो शासक आए, क्रम से कौन कौन से शासक आए। तो पहले के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि आप देख चुके हैं उसमें कि शिशुनाग, सॉरी, जो आए थे बिंबिसार। और ये जो तस्वीर दिख रही है बिंबिसार ही है। कौन है? बिंबिसार है। उसके बाद आज जो चलेंगे, नेक्स्ट जो चलेगा हमारा इसमें बिंबिसार के बाद जो आया था अजातशत्रु। कौन आया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल होता है अजातशत्रु का, वो होता है 492, कितना? 492 बीसी से। ठीक है, 492 बीसी से लेकर के ये होता है 460 बीसी। ठीक है, 460 बीसी तक इनका शासनकाल रहता है। ज़्यादा समय तक इनका शासनकाल नहीं रहता है, केवल कितने समय तक रहता है? 492 से लेकर के 460 बीसी। अब इन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या इनके महत्वपूर्ण कार्य थे, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही पूछा जाता है कि ये किस वंश का शासक था। तो याद रखना कि हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश या पितृहंता वंश। ठीक है, क्योंकि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो याद रखना, ये अगर पूछा जाए कि किस वंश का शासक था तो ये हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश। देखो मैंने लिख भी रखा ऊपर, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का ये शासक था। और इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। और मैंने बताया था कि पितृहंता वंश क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इन्होंने अपने ही पिता को मार करके राजगद्दी प्राप्त करी थी। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, बाद में अजातशत्रु को उसका बेटा मार देता है उदयन या उदयभद्र के द्वारा। बाद में उदयन या उदयभद्र को उसके बेटे मरवा देते हैं। जो उसके बेटे होते हैं, नागदशक होता है, अनिरुद्ध होता है। ठीक है, तो उसमें इसके जो बेटे होते हैं वो इसको मरवा देते हैं, अनिरुद्ध, नागदशक। ठीक है, तो ये इसमें इसकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका जो क्या था कि बिंबिसार जो थे, बिंबिसार वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। किसके द्वारा? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और मैंने बताया था कि 3 ऐसे राज्य होते हैं जिनके साथ ये वैवाहिक संबंध बनाते हैं, जिनमें एक मध्य देश होता है। ठीक है, मध्य देश मैंने बताया था वर्तमान पंजाब। ठीक है, मध्य देश। तो मध्य देश की राजकुमारी होती है क्षेमा। ठीक है, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा इसके साथ विवाह करता है। ठीक है, तो मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह। और कौशल नरेश कौन थे? कौशल नरेश। ठीक है, कौशल नरेश। ठीक है, कौशल नरेश, कौशल नरेश। ठीक है, कौशल नरेश थे, नाम था इनका प्रसेनजीत। इनकी एक बहन थी महाकौशला, इसके साथ विवाह करते हैं। और एक होता है, ठीक है, तीसरी जो होती हैं वो होती है लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी चेटक या चेलना। इन तीनों से ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो इनको जो है वैवाहिक विवाह के साथ, देखिए कौशल से एक इन्हें दहेज के रूप में काशी प्राप्त होता है। किसको? बिंबिसार को। जब तक ये जीवित रहते हैं बिंबिसार, तब तक जो संबंध थे, शांति समझौते होते रहते हैं। ठीक है, शांति बनी रहती है साम्राज्य में। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अजातशत्रु अपने पिता को मार देता, अपने पिता को कैद करके, ठीक है, जेल में डाल देता है। बाद में वो जहर भी खा लेते हैं, जैसे भी, ठीक है, बताया जाता है विद्वानों के अनुसार कि वो जहर खा करके अपनी जान दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजातशत्रु ने उनको मरवा दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में पछताना भी होता है अजातशत्रु को, जब पता चलता है कि मैंने गलत किया अपने पिता के साथ, तो वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता है। तो जब कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इसका विवाह हुआ बिंबिसार का, तो इन्हें काशी प्राप्त हुआ था। तो यही काशी कारण बनता है अजातशत्रु और कौशल नरेश यानी प्रसेनजीत के मध्य युद्ध। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, किसका? अजातशत्रु का। ठीक है, याद रखना, अजातशत्रु का। ठीक है, अजातशत्रु का। ठीक है, कौशल नरेश ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध। ठीक है, प्रसेनजीत के साथ युद्ध। अब इसमें क्या होता है, देखिए बार बार कभी अजातशत्रु की जीत होती है और कभी प्रसेनजीत की जीत होती है। दोनों में कोई दोनों के मध्य कोई निर्णय नहीं निकलता है। बाद में होता क्या है कि कौशल के जो राजा होते हैं, ठीक है, प्रसेनजीत, इनकी एक बेटी होती है
और उसका विवाह ये अब फिर बाद में अजातशत्रु के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो प्रसेनजीत की पुत्री नाम होता है इसका वाजिरा, तो वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हो जाता है। ठीक है, तो इनकी जो पुत्री होती है नाम होता है इसका वाजिरा, क्या होता है वाजिरा। तो वाजिरा का विवाह किसके साथ होता है, वाजिरा का विवाह, ठीक है, वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हो जाता है और इनके मध्य जो युद्ध होता रहता है वो युद्ध खत्म हो जाता है अजातशत्रु के साथ। ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु के साथ इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, अजातशत्रु के साथ इनका विवाह हो जाता है, किसका, वाजिरा का। और वाजिरा किसकी पुत्री होती है, प्रसेनजीत की पुत्री होती है वाजिरा, और इसी के साथ इसका विवाह हो जाता है। ठीक है, बाद में दोनों के मध्य संधि समझौते होते हैं और पुनः इसको काशी बाद में पुनः मिल जाता है। काशी को लेकर के इसीलिए लड़ाई होती रहती है इनमें आपस में, क्योंकि काशी हर वर्ष 1 लाख रुपए की आय देता था, यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। आज भी आप देखो वर्तमान में गंगा यमुना वाले दोआब क्षेत्र में है काशी, और इनका एक संगम, जहाँ पर संगम है इलाहाबाद प्रयाग, ठीक है, तो वहाँ पर संगम स्थल पर भी संगम गंगा नदी, ठीक है, गंगा और यमुना नदी जहाँ पर मिलती हैं तो संगम पर भी है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान भी था, उपजाऊ क्षेत्र भी था, यहाँ से इन्हें 1 लाख रुपए की हर वर्ष आय प्राप्त होती थी। अब लगा लीजिए आज के 1 लाख रुपए के बराबर मान लीजिए आप इसे, तो सॉरी आज की में मानिए कि उस समय 1 लाख रुपए की आय ऐसा अनुमानित लगाई गई थी। आज सोचिए कि आज कितना होगा, जब उस समय की प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, जब सिक्कों का उस समय प्रारंभ ही हुआ था। मात्र इसमें सिक्के चले तो पंचमार्क के सिक्के चले थे। ठीक है, कैसे सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के। और पंचमार्क सिक्के देखिए बता देता हूँ, सिक्कों का प्रचलन हुआ था 6ठी शताब्दी बीसी में, और यहीं पर ही पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन हुआ था। और पंचमार्क सिक्के वो सिक्के होते थे जो ठप्पा मार के बनाए जाते थे, यानी उन सिक्कों को ठप्पा मार के बनाया जाता था। ठीक है, जिन पे अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के चित्र होते थे, जैसे गाय का चित्र, बैल का चित्र, ठीक है, पीपल का चित्र, पीपल के पत्ते का चित्र। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के चित्र, यानी जानवरों के चित्र, मछलियों के चित्र और पेड़ पौधों के चित्र अंकित होते थे उन सिक्कों पर। इन्हें हम बोलते थे पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के भी कहते थे। सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था, 6ठी शताब्दी बीसी में। और ये सिक्के जो चले थे उस समय पे, ठीक है, कांसे के सिक्के चले थे। ठीक है, कांसे के सिक्कों का इस समय प्रचलन हुआ था, तो सिक्के चले थे। ठीक है, देखिए सिक्के आए थे सोने के सिक्के, लेकिन बहुत बाद में आते हैं। आपको पता है हिंदी वंशासकों ने यहाँ पर सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने चलाए थे। ठीक है, उससे भी पहले भीम कटफिशेस, ठीक है, कुजुल कटफिशेस, भीम कटफिशेस, उसके बाद कनिष्क, तो एक कुषाण वंश आते हैं, तो कुषाणों की एक कुषाण ही होते हैं। कुषाणों को यूची भी कहते थे, एक पश्चिमी चीन की एक शाखा थी, अभी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, पश्चिमी चीन की एक यूची एक शाखा थी, यूची भी कहते थे, कुषाणों को यूची भी कहा जाता था। ये वही यूची होते हैं जो शकों को मार करके वहां से भगा देते हैं। शकों की 5 शाखाएं होती हैं, एक शाखा अफगानिस्तान चली जाती है, जबकि 4 शाखाएं भारत में आती हैं। ठीक है, समय समय बताऊंगा, जिसमें मिनांडर होता है, ठीक है, मिनांडर है, ठीक है, और भी बहुत सारे शासक होते हैं, इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात उसके क्लास में बात करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, देखिए लिच्छवी गणराज्य के साथ भी इसकी शत्रुता थी, मैंने बताया था। अजातशत्रु की लिच्छवी गणराज्य के साथ भी शत्रुता थी। ठीक है, जिसमें दोनों के मध्य युद्ध भी होता है, बाद में लिच्छवी गणराज्य पराजित हो जाता है। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य पराजित होने का मैंने बताया था, लिच्छवी एक गढ़ संघ था, लिच्छवी। ठीक है, और लिच्छवी की महाजनपद काल में मैंने बात भी करी थी वहां पे, बज्जी संघ। तो बज्जी जो है 3 उससे मिलकर बनता था। बज्जी तो था एक, लिच्छवी था, ठीक है, एक वत्स। तो ये कुछ इसमें कुछ महत्वपूर्ण थे। अब क्या हुआ था, इसका मंत्री था वत्सकार। ठीक है, वत्सकार या वत्सकार भी कहते हैं उसे। अजातशत्रु का मंत्री होता है वत्सकार। अब क्या होता है कि एक बार इनके दरबार में उस समय महात्मा बुद्ध जी, दरबार में नहीं, इसके क्षेत्र में, इसके राज्य में महात्मा बुद्ध जी भी आए होते हैं उस समय। ठीक है, महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे अभी। तो महात्मा बुद्ध आए हुए होते हैं उसी समय में। और तो ये क्या होता है कि लिच्छवी गणराज्य की, मैंने बताया था, गढ़ एक संघ होता है, संघ को ये तोड़ नहीं पाते, उसको जीतना नामुमकिन हो रहा था, बार बार नामुमकिन हो रहा था। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन जीत नहीं पा रहे थे ये। अब ये इस चीज को लेकर के इन्होंने ये गए अजातशत्रु अपने क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध के पास गए, और महात्मा बुद्ध से इन्होंने कहा कि बुद्ध ने इनके मन को जान लिया कि हाँ, ये कुछ कोई सम्राट, अगर कोई राजा मेरे से मिलने आ रहा है तो जरूर ही कोई बड़ी समस्या होगी जो मुझ तक मिलने के लिए आया है। तो गए, वहाँ बैठाया, तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध जी ने, उन्होंने पूछा इनका कारण क्या है कि आप यहाँ तक आए हो, इनका कारण बताइए, कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि बस मेरी एक ही समस्या है कि मैं किस प्रकार से उस संघ पर विजय प्राप्त करूं। तब उन्होंने कहा था कि जब तक उनके मध्य एकता है, यानी सभी के मध्य एकता है, तब तक आप नहीं जीत पाओगे। तब इनका मंत्री जो होता है, कूटनीतिक मंत्री बोलते हैं, वत्सकार, वो क्या है, रणनीति खेलते हैं।
उनके साथ, लिच्छवियों के साथ। अब ये क्या कहता है वत्सकार कि आप एक काम कीजिए, मुझे यहाँ से आप भगा दीजिए, और इस प्रकार से मुझे यहाँ भगाइए कि पूरे राज्य में इस चीज़ की चर्चा हो जाए कि उसने अपने मंत्री को निष्कासित कर दिया है। यही बात होती है, बाद में इसको निष्कासित कर दिया जाता है, और ये शरण के लिए वहाँ जाते हैं, लिच्छवीगढ़ राज्य में जाते हैं। ठीक है, बज्जी संघ भी कहते हैं, बज्जी संघ के साथ युद्ध होता है। ठीक है, बज्जी संघ में जाते हैं, और बज्जी संघ में जा करके वहाँ इनका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है वत्सकार का। और क्योंकि क्या कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इन्होंने सोचा कि बज्जी संघ ने सोचा कि भाई देखो वहां से निकाल कर आए हैं, तो इसका मतलब ये प्रतिशोध लेगा अजातशत्रु से। लेकिन ये क्या पता था कि वो कूटनीतिक यहाँ पर चाल चलने के लिए आया। जाता है बज्जी संघ में, बज्जी संघ में जाते हैं, और जाने के बाद वहां पर वत्सकार सबके मध्य फूट डाल देता है, और पूरे का पूरा संघ कमजोर हो जाता है, और एक एक करके अजातशत्रु उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो देखिए लिच्छवी गणराज्य पर भी इसने विजय प्राप्त करी थी, याद रखना। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि लिच्छवी गणराज्य को किसने जीता, तो किसने जीता था, अजातशत्रु ने। ठीक है, लिच्छवी के साथ साथ देखिए इसके समय में महात्मा बुद्ध को निर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, याद रखना की बात है। तो इसके समय में यानी अजातशत्रु के समय में, चलिए नीचे चल देता हूँ अभी। ठीक है, देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, मौर्य वंश नहीं है ये, अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ पे अजातशत्रु याद रखना, मैं अजातशत्रु, ये मौर्य वंश अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे इसे, छोड़ देना इसे। ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु की हम बात कर रहे हैं, अजातशत्रु की। ठीक है, तो याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। देखिए ठीक है, इसके समय में, इसके समय में महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब इनको, उनकी मृत्यु हुई थी, पंचतत्व में विलीन हो गए थे। ठीक है, इनके समय में यानी बिंबिसार के समय में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, याद रखना। ठीक है, आगे बात करें इसमें ही, तो इनके समय में ठीक है, मृत्यु कब हुई थी महात्मा बुद्ध की, पहले ध्यान रखना। तब मृत्यु जो हुई थी तो ये 483 बीसी, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखिए कुछ लोग मानते हैं कि इनकी 80 वर्ष में मृत्यु हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कुछ मानते हैं कि इनकी 83 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो अलग अलग भी दे रखा होता है। देखिए 80 वर्ष जो मानते हैं वो मानते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, 563 के अनुसार इनकी मृत्यु हो गई थी, 483 में हुई थी, पर 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। बीसी कितना, बीसी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो इनके अनुसार यानी 563 के अनुसार 80 वर्ष की आयु, और 566 बीसी के अनुसार इनकी मृत्यु हुई थी 83 वर्ष की अवस्था में, याद रखना। ठीक है, कहीं कहीं पे इनका जन्म अलग अलग मानते हैं कि 466 बीसी में इनका जन्म हुआ था, कोई मानते हैं 566 बीसी में इनका जन्म हुआ था, कोई मानते हैं इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, तो याद रखना 83 भी आता है, 63 भी आता है, सामान्यतः 80 दे रखा होता है, तो आप 80 देंगे। ठीक है, देखिए तो कब इनको महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, 483 बीसी में। और जब 483 बीसी में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध जी को, तो उसी समय पे अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी कहाँ, राजगृह में, याद रखना। तो इसके समय में यानी ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगति, ये पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन ठीक है कहां पर हुआ था, ठीक है, राजगृह, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा थी, राजगृह की, ठीक है, सप्तकर्णी, ठीक है, सप्तपर्णी, सॉरी, सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, इसको याद रख लेना। ठीक है, और देखिए ये जैन तथा बौद्ध दोनों ही मतों का अनुयायी था। ठीक है, जैन तथा बौद्ध दोनों मतों का अनुयायी था।
अनुयायी था। ठीक है, जैन तथा बौद्ध दोनों ही मतों का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को भी मानता था, बौद्ध धर्म को भी मानता था। ठीक है, बौद्ध का प्रथम स्तूप बनाने का श्रेय इसी को प्राप्त है, यानी सर्वप्रथम इसी ने ही जैन, ठीक है, बौद्ध में यानी बौद्ध महात्मा बुद्ध का जो प्रथम स्तूप बनाया था वो इसी ने बनाना शुरू किया था। तो बौद्ध का प्रथम ठीक है, प्रथम स्तूप बनाने का श्रेय इसी को ही प्राप्त है। तो सर्वप्रथम स्तूप बनाने का प्रारंभ इसी के काल में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम बौद्ध स्तूप बनाने का प्रारंभ इसी के काल में हुआ। ठीक है, इसी के काल में हुआ। ठीक है, अगर पूछा तो याद रखना इसी के काल में हुआ था, बौद्ध स्तूप बनाने का प्रारंभ इसी काल में हुआ था। और देखिए कहां पर इसने बौद्ध स्तूप बनाया था सर्वप्रथम, तो राजगृह में इसने सर्वप्रथम बौद्ध स्तूप बनाया था। कहां पर? राजगृह में। ठीक है, और ये बनाए थे इनके अवशेष पर। किसके अवशेष पर? महात्मा बुद्ध के, ठीक है, अवशेषों पर। अवशेष मतलब जब इनको, ठीक है, 8 भागों में इनके धातु रूपी शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया था, यानी जब इनके महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो इनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया था, और 8 गढ़ के जो राजा थे उन्होंने बारी बारी से इनके धातु रूपी शरीर को अलग अलग, मतलब इनके अस्थियों को अलग अलग जगह ले गए थे और अलग अलग जगह इनके स्तूप बनाए थे। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो बौद्ध स्तूप आप देखते हैं ना, स्तूप देखेंगे आपने, बौद्ध स्तूप। कहीं आप बौद्ध मठ में जाइए, बौद्ध मठ, ठीक है, बौद्ध उसमें जाइए, बौद्ध मंदिर में जाइए, तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर स्तूप बने होते हैं, उन पर लिखा भी होता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में भी लिखा होता है, महात्मा बुद्ध जी के बारे में लिखा होता है। तो सर्वप्रथम बौद्ध स्तूप बनाने का प्रारंभ इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और इन्होंने यानी अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम बौद्ध स्तूप बनवाए थे। ठीक है, शासनकाल मैंने बता दिया इनका कितना था, 492 बीसी से लेकर के कितना, 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी इनका शासनकाल था अजातशत्रु का। ठीक है, अब इनकी हत्या की बात करें तो इनकी हत्या कैसे हुई थी। देखिए, इनकी हत्या जो करवाई गई थी, अजातशत्रु की हत्या इन्हीं के बेटे उदयन के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, तो उदयन के द्वारा ठीक है हत्या करवाई गई। ठीक है, यानी जो उदयन थे उनके द्वारा ही इसकी हत्या करवाई गई थी। और उदयन कौन थे? उदयन या उदयभद्र कौन थे? ये इनके बेटे थे। किसके बेटे थे? अजातशत्रु के। ठीक है, अजातशत्रु के अन्य नाम की बात करें तो अजातशत्रु को, ठीक है, कुणिक भी कहा जाता था, याद रखना। अब कुणिक देखिए बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, इनका जो अन्य नाम था अजातशत्रु का अन्य नाम, तो अन्य नाम की अगर हम बात करें, देखिए अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें तो कुणिक। क्या था? कुणिक। याद रखना, पूछ लिया जाता है। और इसके पिता बिंबिसार का जो नाम था वो नाम था श्रोणिक। उसे श्रोणिक भी कहा गया है, इसे कुणिक कहा जाता था। ठीक है, अब आपने देखिए एक मूवी देखी होगी, इसने देखिए युद्ध में 2 तरीके के हथियारों का, यानी 2 तरीके के हथियारों का प्रयोग किया था, 2 तरीके के औजार प्रयोग किए थे इसने। अब देखिए 2 तरीके के उपकरण कौन कौन से थे युद्ध में, जो उपकरण प्रयोग किए थे। ठीक है, तो याद रखना, युद्ध में प्रयोग उपकरण। ठीक है, युद्ध में कौन कौन से उपकरण इन्होंने प्रयोग किए थे? देखिए, युद्ध में इन्होंने 2 तरीके के उपकरण किए गए थे। एक तो था रथमूसल। ठीक है, एक रथमूसल था और एक का नाम था महाशिला कटक। ठीक है, तो एक था रथमूसल। ठीक है, अभी बताऊंगा रथमूसल। ठीक है, अभी आप कहोगे कि हाँ, जो क्या नाम था उनका, संजय लीला भंसाली दिखे शायद। ठीक है, संजय लीला भंसाली, बाहुबली मूवी का डायरेक्टर संजय लीला भंसाली दिखे शायद, पता नहीं, मेरे इतना ध्यान नहीं है शायद। ठीक है, जो भी हैं, तो उन्होंने शायद पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ा होगा और उन्होंने देखा होगा, ठीक है, कि उन्होंने कौन कौन से औजार हथियार यूज किए थे। ठीक है, कौन कौन से उपकरण यूज किए थे एक सेना को ध्वस्त करने के लिए, तो वो वहीं से लिए गए होंगे शायद बिंबिसार को देख करके। ठीक है, तो याद रखना रथमूसल और महाशिला कटक। ठीक है, अभी आप देखोगे महाशिला कटक। ठीक है, याद रखना महाशिला कटक और रथमूसल। देखिए रथमूसल आपने देखा होगा, उस समय भल्लाल देव जिस रथ पे बैठ के जाते हैं और आगे सामने क्या लगे होते हैं, वो लगे होते हैं। ठीक है, वो तलवार सी लगी होती है, वो ऐसे घूमती है, जितना तेज रथ चलेगा इतनी तेज वो चलती है, आगे लगी होती है उनके। तो वही रथमूसल था ये उस समय, मतलब इसी प्रकार का था
जिस प्रकार से आपने बाहुबली मूवी में देखा, वो रथ जिस पर भल्लाल देव जाता है लास्ट में कालके की सेना को मारने के लिए, तो रथमूसल इसको जानवर खींचते थे, यानी सामान्यतः इसको जंगली भैंसे खींचते थे, ठीक है उस समय। और महाशिला कटक वो था जो कि बाहुबली जब यूज करते हैं दीवारों को तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता था, दीवारों को भेदने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो बाहुबली उस समय क्या करते हैं, वो पत्थरों के बड़े बड़े पत्थर से होते हैं, उसको फेंकते हैं ऐसे ही करके, ठीक है, ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वहां पर एक इधर त्रिपाल काट के जो फेंकते, फिर उसके बाद आग लगा दी जाती है उसमें, तो वो महाशिला कटक वही था, वो महाशिला कटक। और इसका इस्तेमाल सामान्यतः किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए किया जाता था, ठीक है। अजातशत्रु के द्वारा बनवाई गई, वहां पर राजगृह के चारों तरफ एक बाउंड्री करवाई गई थी, और आज भी बिहार में उसके संकेत देखे जाते हैं, याद रखना। कभी आप घूमिए बिहार जाइए, कभी वहां देखिए, तो राजगृह के आसपास उसने राजगृह को, जो राजगृह इसकी राजधानी थी, उसको चारों तरफ से इसने कवर करवा दिया जाता, और उस दीवार के आज भी वहां पर लक्ष्य यानी संकेत पाए जाते हैं। अभी भी वो दीवार वहां पे है ऐसा मानते हैं, ठीक है, अभी भी वो दीवार वहां पर है, अजातशत्रु के द्वारा बनाई गई थी राजगृह के चारों ओर। कभी आप जाइए वहां पे आपको मिल जाएगी राजगृह, ठीक है, राजगृह पहाड़ी पर। ले देखिए आगे, देखिए आगे नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखिए इसका बेटा आता है, ठीक है, उदयन या उदयभद्र। कौन थे? उदयन या उदयभद्र। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, किसकी? बिंबिसार, उसकी हर्यक वंश की, ठीक है। तो हर्यक वंश में उदयन या उदयभद्र याद रखना, ठीक है, उदयन या उदयभद्र, ठीक है। चलिए मैंने हटा दिया वो, ठीक है, उदयन या उदयभद्र। देखिए रियल नाम तो इसका उदयन है, लेकिन उदयभद्र इसका उपनाम उदयभद्र भी मिलता है, ठीक है। तो उपनाम क्या मिलता है? उदयभद्र। उदयभद्र इसका उपनाम भी मिलता है। अब उदयभद्र की बात करें तो देखिए इसने एक ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो काम माना जाता है, इसका याद रखना, एक महत्वपूर्ण इसने काम किया था, और उसे एक महत्वपूर्ण काम की इसकी बात करें तो इसने बस सिर्फ पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, याद रखना, ठीक है। उदयन या उदयभद्र, समय अवधि आप देख लीजिए, यहाँ पे समय अवधि कितनी है, देखिए समय अवधि की बात करें, देखिए समय यानी शासन काल, ठीक है, शासन काल याद रखना, कभी पूछ लिया जाए तो शासन काल था इसका कितना? 460 बीसी से, ठीक है, 444 बीसी, ये शासन काल था। इतने समय तक इसने शासन किया था मगध साम्राज्य पर। शासन काल था 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी। और देखिए ये एक्चुअल डेट नहीं होती है, कभी याद रखना, मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा इतिहास जो था ये पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों पर था। उस समय लेखन शैली का इतना ज़्यादा विकास नहीं था, और ना ही लेखन शैली का इतना ज़्यादा विकास था, ना ही शिक्षा इतने महत्वपूर्ण स्थान रखती थी उस समय तक। अभी आप देखोगे यहाँ पर शिक्षा कोई महाविद्यालय आया ही नहीं है, लेकिन 6ठी शताब्दी बीसी में एक महाविद्यालय बनता है जिसे कहते हैं तक्षशिला महाविद्यालय, पूरे विश्व का प्रथम महाविद्यालय। याद रखना, शायद आपको फैक्ट पता भी नहीं होगा, तो याद रखना, तक्षशिला महाविद्यालय विश्व का सर्वप्रथम महाविद्यालय है, जहाँ के आचार्य चाणक्य थे। बाद में आते हैं वो चाणक्य, ठीक है, अभी आएंगे, अभी आप देखोगे, ठीक है। चलिए तो याद रखना, विश्व का सबसे पहला महाविद्यालय तक्षशिला महाविद्यालय, वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, और पाकिस्तान के उत्तरी वाले क्षेत्र में, याद रखना, भारत से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। शासनकाल 460 से लेकर के 444 बीसी इसका शासनकाल होता है। इसने एक ही महत्वपूर्ण काम किया था कि पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण किया था। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण, ठीक है, इसने पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण किया था। और ये जो पाटलिपुत्र था, देखिए इसके बारे में बात करें पाटलिपुत्र की, तो ये गंगा और सोन नदी के संगम के तट पर था, ठीक है, गंगा व सोन नदी, ठीक है, गंगा व सोन के संगम पर इसका निर्माण किया था। बाद में इसी को इसने राजधानी बनाया था, याद रखना, ठीक है, बाद में इसी को राजधानी बनाता है, ठीक है। तो इसको राजधानी बनाया, ठीक है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया इसने पाटलिपुत्र को
अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता और पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करता। गंगा और सोन नदी के संगम के तट पर यह पाटलिपुत्र नामक नगर की निर्माण किया जाता है इसके द्वारा, और इसी को अपनी राजधानी बनाता। तो याद रखना राजधानी, ठीक है। तो राजधानी इसने परिवर्तित कर दी थी, राजधानी वहां तक तो सेम रही थी लेकिन बाद में राजधानी को परिवर्तित कर देता। ठीक है, इसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र की बात करें, एक का नाम था अनिरुद्ध था, एक का नाम मुंडक था, एक का नाम ठीक है नागदशक था। तो इसके 3 पुत्र थे। ठीक है, इसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र, 3 पुत्र कौन कौन से थे देखिए। ठीक है, 3 पुत्र थे इसके। तो 3 पुत्रों में तो कौन कौन से 3 पुत्र थे? एक का नाम था नागदशक, एक का नाम था नागदशक। ठीक है, बड़े का नाम था, चलिए ऐसे लिखिए, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, नागदशक, और तीसरे का नाम था मुंडक। इसके 3 पुत्र थे, नागदशक था, अनिरुद्ध था, मुंडक था। ठीक है, 3 इसके महत्वपूर्ण पुत्र, 3 पुत्र थे। ऐसा देखिए मैंने बताया था, क्योंकि अगर इसकी हम शासनकाल की बात करें तो मैंने बताया था 544 से लेकर के कितना 544 बीसी से, ठीक है, और वहां पर आता है 412 बीसी। लेकिन इनके जो शासनकाल की बात करें उदयन या उदयभद्र, तो ये होता है 460 से लेकर के 444 बीसी। ये इसमें सब ये इसका 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं इसमें। लेकिन ये अपने पिता को मार करके राजगद्दी प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हर्यक वंश या पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, हर्यक हरना, ठीक है, हरना, ठीक है, पितृहंता, पितृहंता, हंता का मतलब होता है हड़प लेना। ठीक है, पितृ माने पिता की, तो पिता की संपत्ति को हड़प लेना, उन्हें मार करके या किसी भी तरीके से, तो पितृहंता वंश बोलते थे इसे। तो देखिए इसका मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा जो इनका शासनकाल चलता है हर्यक वंश का, वो चलता है 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी। अब इसका जो शासन चलता है मैंने बताया 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं। एक होता बिंबिसार, एक होता है अजातशत्रु, एक होता है उदयन या उदयभद्र। अब देखिए बिंदुसार बिंबिसार में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र नाम होता है इसका बिंदुसार। ठीक है, अशोक के पिता। ठीक है, चलिए उसके बाद ऐसा मानते हैं, देखिए 444 बीसी के बाद 412 तक क्रम से बारी बारी से इन तीनों भाइयों ने शासन किया था। ये ऐसा माना जाता है कि जो बाद में उदयन या उदयभद्र की मृत्यु के बाद ये तीनों भाई बारी बारी से शासन कर रहे थे। इतने अयोग्य होते हैं, अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाते हैं, ज़्यादा नहीं होता उस समय तक। लेकिन आप देखेंगे कि जब नंद वंशों का शासन होता है तो नंद वंशों के समय में आपको दिखाऊंगा, नंद वंशों के समय में कि कितना बड़ा साम्राज्य होता है। उसके बाद आप देखोगे मगध को, जब यहाँ पर सम्राट अशोक का शासनकाल होता है तो पूरा दिखाऊंगा कि सम्राट अशोक का शासनकाल कहाँ तक होता है, किस क्षेत्र तक होता है, क्षेत्र विस्तार की बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी, ठीक है, उदयन या उदयभद्र की। ठीक है, चलिए तो ये थे इसमें उदयन उदयभद्र, इनके 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, नागदशक, मुंडक, इनके 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं शिशुनाग वंश की। ठीक है, थोड़ा सा ये आप देख लेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अब वंश की बात करें तो अगला आता है आपका, ठीक है, देखिए अगला आता है कालाशोक या काकवर्ण यानी शिशुनाग वंश। ठीक है, अगला देखिए शिशुनाग वंश, मैं आपको दिखा देता हूँ शिशुनाग वंश। ठीक है, देखिए आप शिशुनाग की फोटो देख लीजिए पहले थोड़ा सा। देखिए ये शिशुनाग वंश की। ठीक है, ये शिशुनाग है, ये वाले जो शिशुनाग दिख रहे हैं। ठीक है, ये शिशुनाग देखिए, ये शिशुनाग है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना सांप। ठीक है, ये शिशुनाग है, शिशुनाग। ठीक है, तस्वीर देख लीजिए अच्छे से, शिशुनाग। ठीक है, और शिशुनाग की बात करें हम, देखिए शिशुनाग में तो इनका पहले शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड देख लिया। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश 2 ही महत्वपूर्ण शासक होते हैं इसमें। एक होता है कालाशोक या काकवर्ण, और पहले तो ये होते हैं, देखिए इन्हीं के नाम पर रखा गया था शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग यही होते हैं और इन्हीं के नाम पर शिशुनाग वंश भी रखा गया था। ये बहुत योग्य शासक होते हैं। ऐसा ही माना जाता है कि ये हर्यक वंश में एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे, उन्हीं के सेनापति थे। वो बाद में वो इतने अयोग्य होते हैं, हर्यक वंश के जो अंतिम शासक होते हैं, जो मैंने बताया था अनिरुद्ध, नागदशक, मुंडक, इतने अयोग्य होते हैं कि ये राजपाट संभाल नहीं पाते।
ठीक है, अय्याशी में निपुण होते हैं, ऐसा भी मतलब मानते हैं विद्वान, लेकिन ये अयोग्य थे, नो समझ लीजिए, अयोग्य थे ये। और बाद में जाकर के इनका ही योग्य एक सेनापति होता है, बाद में इनको हटा करके, ठीक है, मगध साम्राज्य की नींव हाथ में लेते हैं, अपने डोर अपने हाथ में लेते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसे कहते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यक वंश का, ठीक है, अंतिम शासक। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर पहला जो आते हैं, पहले आते हैं, नाम है इनका शिशुनाग। कौन है? तो पहला शासक आता है शिशुनाग, शिशुनाग। ठीक है, इनको याद रखना बहुत सिंपल है, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग, क्योंकि शिशुनाग वंश और यही संस्थापक होते हैं, इनका नाम है शिशुनाग। ठीक है, ये रे शिशुनाग, ये शिशुनाग ये याद रखना। ठीक है, शिशुनाग है, ये रे शिशुनाग। टाइम पीरियड चलता है इनका 412 से लेकर के कितना, 412 बीसी से लेकर के 494 बीसी। ठीक है, सॉरी 394 बीसी, 400 नहीं, 394 बीसी। ठीक है, 394 बीसी, 412 से लेकर 394 बीसी इनका टाइम पीरियड होता है शिशुनाग का। अब इनमें देख लें, देखिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नंबर फर्स्ट देखिए, पहली बात तो इन्होंने अवंती, ठीक है, अवंती जो राज्य था उसको जीत करके, अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। ठीक है, मगध में मिला लिया। ठीक है, अवंती राज्य को जीत करके मगध में मिला लिया इसने सबसे पहले तो। दूसरा, इसने अपनी राजधानी, ठीक है, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली है पाटलिपुत्र। ठीक है, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले आया। ठीक है, क्या हुआ था, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करी है। ठीक है, तो राजधानी देखिए, अब तीसरी जगह राजधानी आई है, राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। याद रखना, ये पूछा जाता है शिशुनाग, वैशाली किसने राजधानी बनाया था, यानी मगध की राजधानी किसने बनाई थी, तो याद रखना वो शिशुनाग ने बनाई थी। ठीक है, शिशुनाग। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस यही पूछता है कि इसकी राजधानी किसने बनाई थी, यानी शिशुनाग की राजधानी क्या थी, टाइम पीरियड याद रखना क्या है। ठीक है, ये अपनी मौत स्वयं मरे थे। ठीक है, इनको किसी ने नहीं मारा था, याद रखना, बहुत अच्छे शासक थे ये। नाम था इनका शिशुनाग, और आपको मेरे पीछे दिख भी रहे होंगे, ये शिशुनाग है, याद रखना। देखिए इनका चेहरा देख लीजिए, शिशुनाग ये रहे। ठीक है, आगे देखिए, फिर उसके बाद देखिए इनका बेटा आता है, नाम होता है इसका कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, कालाशोक या काकवर्ण नाम होता है अगले का। कालाशोक, ठीक है, उपनाम होता है काकवर्ण। टाइम पीरियड की बात करें, इनका शासनकाल जो चलता है वो चलता है 400, कहां तक, 300, इनका शासनकाल चलता है 394 बीसी से, ठीक है, 366 बीसी शासन पीरियड चलता है इनका, समय रहता है इतने तक। और देखिए ये राजधानी अपने की बात करें, ठीक है, ठीक है, देखिए राजधानी बताइए, राजधानी की बात करें तो देखिए अपने पिता की बदली हुई राजधानी को पुनः कहां पर लिया है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो राजधानी इनके समय में देखिए क्या होता है, राजधानी परिवर्तित कर, ठीक है, राजधानी परिवर्तित कर, राजधानी परिवर्तित कर पुनः पाटलिपुत्र ले आते हैं। ठीक है, राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बना लिया जाता है इन्हीं के शासनकाल में। ये राजधानी यानी कालाशोक पुनः राजधानी को परिवर्तित करके कहां ले आता है, पाटलिपुत्र ले आता है। ठीक है, इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पर हुई थी, वैशाली में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन यानी सेकंड, ठीक है, सेकंड बौद्ध समिट। ठीक है, सेकंड बौद्ध संगति यानी दूसरी बौद्ध संगति आयोजन कहाँ, वैशाली में। ठीक है, वैशाली।
और जगह की नाम का देखिए ये कब हुई थी, 383 बीसी में। कब हुई थी? 383 बीसी में बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 383 बीसी में। कहाँ हुआ था? ये वैशाली में आयोजित की गई थी। स्थान पूछे वैशाली में कहाँ, तो वैशाली के बालूकाराम विहार, ठीक है। तो वैशाली के बालूकाराम विहार में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और आयोजन किसके समय में हुआ था? आयोजन हुआ था, ठीक है, कालाशोक या काकवर्ण के समय में। इसे का नाम कालाशोक या काकवर्ण इसलिए पड़ा था क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो इसका कलर बिल्कुल एकदम कौवे जैसा था, यानी काला। अब नाम से ही देखिए पता चल रहा है आपको, काक वर्ण, काक मीन्स होता कौवा और वर्ण मीन्स होता रंग, यानी कौवे के रंग जैसा बिल्कुल एकदम काला, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था काक वर्ण, ठीक है, काक वर्ण, कौवे के कलर जैसा काक वर्ण, ठीक है। समय में हुआ था बालूकाराम बिहार में 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है। इसमें से ज्यादा पूछता नहीं है, सिर्फ यही पूछता राजधानी कहाँ से परिवर्तित की गई थी, पुनः पाटलिपुत्र कौन लेकर आया था, ठीक है, तो लेकर आया था यही पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये चलिए, तो आज आर्यक वंश और शिशुनाग वंश दोनों समाप्त हो गए हैं। कल चलेंगे नंदवंश और नंदवंश के बाद मौर्य वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नंदवंश और मौर्य वंश की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए इसे, ठीक है, और ठीक है शेयर कर दीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़िए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। देखिए हम हर चीज़ें आपको डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी वैसा कोई एग्जाम आया नहीं है, जैसे ही कोई एग्जाम आ जाएगा तो हम आपको प्रैक्टिस सेट भी रोजाना पर डे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।